हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 14। इससे पहले ऑलरेडी हमने 13 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सवाल है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस में दिए हुए हैं स्टेनली जलाशय तमिलनाडु, नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है, शांति सागर केरल में है। उपरोक्त में से अधिक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे नागार्जुन सागर बांध, ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। लेकिन शांति सागर केरल में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शांति सागर आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और ये झील है शांति सागर। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये केरल में नहीं, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो स्टेनली जलाशय है ना, इसे मेटूर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इसे हम लोग मेटूर बांध के नाम से जानते हैं, लेकिन ये स्टेनली जलाशय ही है जिसे हम लोग मेटूर बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेनली जो है ये आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। राइट, कावेरी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट, ये कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। सवाल है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। बीजापुर में, जिसे बीजापुर में कहते हैं, लद्दाख, पंचनद, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है लद्दाख में। ठीक है, कहाँ होता है, लद्दाख में होता है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। ठीक है, बात करें हम सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चिनाब। ठीक है, बाकी लोग तो जानते ही हैं कि सिंधु नदी की प्रमुख पांच सहायक नदियां हैं। कौन कौन, झेलम, ठीक है, कौन कौन है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है, और एक चिनाब है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात करें हम सिंधु नदी भारत में किस जिले में बहती है, तो ध्यान रखिएगा, ये सिंधु नदी भारत में एक ज़िले का नाम है लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक है, तो इस ज़िले में बहती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है। सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है। दिल्ली को अटारी से, दिल्ली को मुंबई से, दिल्ली को कोलकाता से। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो दिल्ली को अटारी से जोड़ता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेशनल जो राजमार्ग है, ठीक है, ठीक है, नेशनल हाईवे 1, ठीक है, किसको जोड़ता है, दिल्ली और अटारी को जोड़ता है। ठीक है, बात करें फिलहाल कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, पहले NH7 था, लेकिन उससे अब नया नामांकन किया गया है NH44। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, NH44, जो फिलहाल भी कह सकते हैं भारत का ये सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, साथ ही आप लोग को ये भी याद रखना है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। ठीक है, भारत, बात करें सड़क नेटवर्क के बारे में, तो ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं।
सवाल है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? दमन और द्वीप समूह में, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या फिर केरल द्वीप समूह में? तो ध्यान दीजिएगा, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मगरमच्छ के देखेंगे मगरमच्छ में हृदय कितने कक्षीय होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? तो होते हैं मगरमच्छ 4 कक्षीय जीव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। ठीक है, ये हम लोग को ज्योग्राफी में नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि मगरमच्छ में कितने होते हैं, कच्छ कितने होते हैं? 4 कच्छ होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? सवाल है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? अर्थात सवाल सीधा सा ये है कि कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेंगे, यहाँ निवास करती हैं? सेंटिनली, खरवार या गोंड? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या कोई नहीं होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सेंटिनली जो जनजाति है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में से संबंधित है, अर्थात यहाँ देखने को मिलते हैं, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल आता है, अधिकतर पूछा जाता है निकोबार वाला। ठीक है, निकोबार में कौन सी सर्वाधिक जनजाति पाई जाती हैं? तो एक सोमपेन नाम की जनजाति है। ठीक है, सोमपेन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, सोमपेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किस नाम से जाना जाता है? सवाल है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम पंजाब हिमालय। ठीक है, इसके बाद फिर लिखेंगे कुमायूं। ठीक है, इसके बाद फिर लिखेंगे नेपाल, और फिर लिखेंगे असम। ठीक है, तो पंजाब है जो ना, ये आपका जो पंजाब है, ठीक है, ये जो पंजाब है, ये पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में है। ठीक है, सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज, ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब हम कुमायूं के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा सतलज। ठीक है, सतलज और काली नदी। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम नेपाल के पास जाएंगे तो ये काली नदी और तीस्ता नदी। ठीक है, काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, और जब असम के पास जाएंगे तो यहाँ पे तीस्ता और दिहांग हो जाएगा। ठीक है, तीस्ता और दिहांग हो जाएगा। ठीक है ना, दिहांग। तो आप ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, पंजाब है तो पंजाब किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो सिंधु और सतलज। कुमायूं सतलज और काली। नेपाल हो जाएगा काली और तीस्ता, और असम के बारे में पास जाएंगे तो तीस्ता और दिहांग। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर सिंधु है तो यहाँ पे सतलज होगा, यहाँ पे काली होगा, यहाँ पे तीस्ता होगा, और यहाँ पे दिहांग होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंधु, ठीक है, यहाँ पे सतलज, ठीक है, यहाँ पे काली, यहाँ पे तीस्ता, और यहाँ पे दिहांग। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सतलज और सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, और सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं, और ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं, और काली नदी और तीस्ता के बीच में देखेंगे नेपाल, और नेपाल जो थी तीस्ता और दिहांग के बीच में देखेंगे कि नेपाल है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? तीस्ता और दिहांग। तो देखेंगे कि तीस्ता यहाँ है और दिहांग यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना,
ये तीस्ता यहाँ पे है, ये वाला और ये वाला यहाँ पे दिहांग है। तो इसके बीच में देखेंगे असम हिमालय है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। पहले पंजाब लिखेंगे, फिर कुमायूं, फिर नेपाल और फिर असम को लिखेंगे। ठीक है, क्रम से याद रख लीजिएगा। सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। ठीक है, और इस तरीके से आप बैठा लीजिएगा। कोई भी सवाल पूछेगा यहाँ से, चार से कोई भी सवाल आ जाए आप बना सकते हैं। राइट, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, असम हिमालय। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे नदियों के देखा जाए, नदी के जो तौर पर बांटा गया है, कुछ इसी तरीके से बांटा गया है, नदियों के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सवाल है, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। उपयुक्त में से एक अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एशिया वो महादेश है जहाँ पे चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे कि सबसे नंबर 1 पे चीन है, फिर भारत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादातर जो उत्पादन होता है वो एशिया महादेश में होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो चावल का जो मुख्य उत्पादक है देखेंगे चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है ना। और हम लोग जानते हैं कि चावल की उत्पत्ति कहाँ हुआ है, चीन को ही माना जाता है। ठीक है, और चावल का सर्वाधिक उत्पादन भी चीन ही करता है। ठीक है, बाकी तो भारत के बारे में याद रखें कि भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और भारत जो है वो चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भारत जो है, ठीक है, चावल को निर्यात करने में पहले नंबर पर है। ठीक है, और उत्पादन करने में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और भारत का मुख्य खाद्य फसल भी चावल है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाता है इसका? एशिया महादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सवाल है, निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या घनत्व मात्र कितना है? 17। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बहुत कम है। और सबसे अधिक बात करें हम, सबसे अधिक जो है वो है बिहार का। किसका है? बिहार का है। ठीक है ना, सबसे अधिक पूछा जाए तो बिहार का, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा, बिहार का बात करें हम, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जनसंख्या घनत्व है 1100, नहीं दिख रहा होगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य के बारे में तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल का है। सबसे कम किसका है? तो हरियाणा का है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो भी बिहार का ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूटान में एक चोटी है, तो हर एक देश में होता है वैसे, बताना भूटान की जो चोटी है, सबसे जो ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? 88-48 मीटर, ये तो होगा नहीं, है ना। 7534 मीटर, या फिर 7553 मीटर। ये ऑप्शन तो अगर पढ़ते होंगे तो पता ही होगा, ये तो होगा नहीं, बचा बी और सी। बताइए क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, भूटान की सबसे ऊंची चोटी की जो ऊंचाई है वो है 7553 किलोमीटर, वर्ग तो नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइट के बारे में बात हो रहा है ना, तो 7553 मीटर हो जाएगा। राइट, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी याद रख लीजिए कि इस चोटी का नाम क्या है, क्या पता पूछ लिया जाए। तो इस चोटी का नाम है कुला कांगरी। क्या नाम है? इस चोटी का नाम है कुला कांगरी। कांगरी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, कांगरी। ठीक है, कुला कांगरी।
ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 7,553 मीटर है। अच्छा, ये भारत के किस दिशा में है? तो भारत के ये उत्तरी दिशा, उत्तर भाग में है ना, उत्तर में स्थित है। ठीक है, और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेखीय मापक में सौवें भाग की दूरी किस माप से मापी जा सकती है? सवाल है, रेखीय मापक में सौवें भाग की दूरी किस मापक से मापी जा सकती है? प्रतिनिधि भिन्न से, सरल मापक से, कर्णिक मापक से, उपर्युक्त में से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा? तो ध्यान दीजिएगा, रेखीय मापक में सौवें भाग की दूरी कर्णिक मापक से मापी जा सकती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? और आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। आप लोग को ये कमेंट करना है कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी गैस का लीकेज हुई थी, कौन सी गैस वहाँ पे मतलब कि उसका स्राव हुआ था। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 1984 में, 1990 में या 1930 में? सही आंसर होगा यहाँ पे 1984 में। ठीक है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ठीक है, और भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस, जिसका क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम है इसका? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, यही एक गैस था, जहरीली गैस था जो रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, अच्छा, ये इसका प्रयोग किसके लिए, इसका प्रयोग किस चीज़ में होता था? पता है किसी को? ये मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किस में किया जाता था? ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग किया जाता था कीटनाशक बनाने में, कीटनाशक दवा बनाने में। ठीक है, कीटनाशक दवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कीटनाशक दवा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालिसा कहा जाता है? ऑप्शंस में दिए हुए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को कहते हैं, या उत्तरी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री उत्तर के बीच चलने वाली हवाओं को कहते हैं, या फिर जाड़ों में चलने वाली बहुत ठंडी हवाओं को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी तूफानी चालिसा के बारे में बात, साठा के बारे में बात हो, चालिसा के बारे में बात हो, तो हमेशा दक्षिण की तरफ भागिएगा आप, उत्तर की तरफ भूल जाइएगा कि उत्तर की तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है, दक्षिण की तरफ ही आंसर टिक कीजिएगा। अगर तुक्का ही लगाना होगा तो दक्षिण के भाग जो दिया होगा उसमें टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी ऑप्शन में दक्षिण भी दिया हुआ है और उत्तर भी दिया है, तो उत्तर की तरफ हम नहीं जाएंगे। ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं तो सी के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये चालिसा, वही जो 40-60 के बीच में बात होती है ना, 40 और 60 के बीच में जो चलती हैं हवाएं, उससे हम लोग कहते हैं तूफानी चालिसा। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं ये, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाने वाला है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो चलती है उसे क्या कहते हैं? तूफानी चालिसा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी से जो गुजरता हुआ, जो पवने जो गुजरता है, यहाँ से पवन गुजरती हैं स्थानीय पवने, तो वहाँ स्थानीय जो नाम है इसका वो गुजरता, गरजता, चालिसा, प्रचंड, पचासा, चिकता, साठा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि 40, 50, 60 इसी के रेंज में आ रहे हैं, तो इसीलिए इसे गरजता, चालिसा भी कहता है लोग। वहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं प्रचंड, पचासा भी कहते हैं, चिकता, साठा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। अर्थात सवाल सिंपल सा है कि जिन संसाधनों का हम प्रयोग बार बार कर सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होगा। निरंतर प्रयोग करने का मतलब क्या है? बार बार प्रयोग कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला है। जो खत्म नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय, अजैव या फिर अनवीकरणीय। तो इसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और इसका प्रयोग एक बार करने के बाद दोबारा हम नहीं कर सकते हैं, उसे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया है सवाल कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो मेरे पास यहाँ पे विकल्प तो नहीं है, बट हम लोग मिलान तो कर ही सकते हैं। ठीक है,
नीचे दिए गए विकल्प नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, छूट गया है यहाँ पे, लेकिन हम लोग मिलान तो कर ही सकते हैं। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आप जो पुलिकट झील है, ठीक है, पुलिकट झील है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, या फिर तमिलनाडु में, या फिर कश्मीर में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पुलिकट झील है तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, अर्थात एक का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। बात करें हम बी के बारे में, अर्थात चिल्का झील, तो ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है आपका, अर्थात ए ऑप्शन चला जाएगा 1। बात करें वुलर झील के बारे में, तो ये आपका कहाँ पे है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में, अर्थात 4 के ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। और बचा डी ऑप्शन, सांभर झील। तो सांभर झील कहाँ पे है, देखेंगे सांभर झील आपका है राजस्थान में, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 ऑप्शन, ठीक है। तो अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो भी इसमें दिख रहे होते हैं वो सही आंसर हो जाता, ठीक है। मेरे पास फिलहाल ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। जूट का जो रेशा है पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पत्ती से, फल से या बीज से। जूट का रेशा के बारे में बात हो रहा है, पत्ती से, फल से या बीज से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो सही आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जूट का जो रेशा है वो जो उसका तना होता है ना, तना का जो छाल होता है उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो तना से प्राप्त किया जाता है, ना कि पत्ती से, ना फल से, ना बीज से, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे करके पूछा जाता है कि जूट को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर जूट को क्या कहा जाता है, इसका उपनाम क्या है। तो गोल्डन फाइबर है ना, सोने का रेशा इसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत मजबूत होता है ये, और चमकता है तो है ही है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा मजबूत बहुत ज़्यादा भी होता है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ लगा था, याद है, रिसरा में। कहाँ लगा था, रिसरा में लगा था। कब लगा था, तो 1855 में। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ लगा था, तो रिसरा में लगा था। और कब लगा था, तो 1855 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। फिलहाल देखेंगे कि भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई है कब, 1971 में। भारतीय जूट निगम, ध्यान रखिएगा, भारतीय, अगर पूछ लिया जाए भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई है, 1971 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और फिलहाल बात करें जूट के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है हमारे देश का, तो वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है कि ज्वारीय वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ज्वारीय वन को अन्य किस नाम से कह सकते हैं, और ज्वारीय वन को हम क्या कह सकते हैं, मानसून वन, मैग्रो वन, या शंकुवृक्षी वन। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सिंपल आंसर होगा मैग्रो वन, ठीक है। मैग्रो वन को या ज्वारीय वन कह सकते हैं, या ज्वारीय वन को मैग्रो वन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें हम अगर ज्वारीय वन या फिर मैग्रो वन के लिए भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा फेमस है, या कहाँ देखने को मिलेगा, इसका क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये इसका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है। सवाल है, गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन में है, अफ्रीका में है, या फिर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है चीन। गोभी मरुस्थल चीन में स्थित है, ठीक है। और ये गोभी मरुस्थल देखेंगे कि चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, ठीक है। और ये भी पता होगा कि ये एशिया का, गोभी मरुस्थल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सहारा मरुस्थल पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। और ये आपका सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, लंदन, पेरिस, रोम। तो ध्यान दीजिएगा, सीन नदी पेरिस नगर से होकर के बहती है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है,
अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और पेरिस जानते होंगे आप लोग कि ये फ्रांस की राजधानी भी है। ठीक है, और इसके बारे में और जान लीजिए पेरिस के बारे में, ये फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। ठीक है, बाकी ऑप्शनों को देखा जाए तो जैसे लंदन है, तो लंदन ये आपका किस नदी के किनारे है? ये है आपका थेम्स नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी का? थेम्स नदी। जबकि बात करें रोम के बारे में, तो रोम आपका हो जाएगा टाइबर नदी। हाँ ठीक है, टाइबर नदी, टाइबर। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे है रोम। और रोम किसकी राजधानी है? ये है इटली की राजधानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है। सवाल है, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है, कौन है? भारत, बांग्लादेश या फिर स्कॉटलैंड, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व में कच्चे पटसन का जो सबसे बड़ा या प्रमुख उत्पादक जो देश है वो है भारत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, भारत। इसके अलावा भी बात करें हम पटसन के उत्पादक देशों के बारे में, तो भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, थाईलैंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? आयरन ओर है ना, आयरन ओर उपलब्ध नहीं है, किस भारतीय राज्य में नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राज्यों में बिहार और लौह अयस्क उपलब्ध विकल्पों के अनुसार यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बिहार है ना, बिहार है, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो ये बिहार में नहीं होगा, सॉरी बिहार में नहीं होगा। ठीक है, बिहार में तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे लौह अयस्क तो है उपलब्ध है ही नहीं है। मध्य प्रदेश में तो है, उड़ीसा में भी है, बिहार में नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ध्यान रखिएगा कि भारत में दो प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, एक है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट, ये दो प्रकार के प्रमुख लौह अयस्क देखने को मिलते हैं भारत में। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में या फिर अंटार्कटिका में या फिर हिमालय में? सही आंसर होगा अंटार्कटिका में, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, ये जो दक्षिण गंगोत्री की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक शोध केंद्र के लिए है। ठीक है, क्या है ये? एक शोध केंद्र है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री एक शोध का केंद्र है। इससे पहले भी यहाँ पे दो और स्थापित किए गए थे, जैसे कि एक है आपका मैत्री और एक है आपका भारती। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण गंगोत्री को देखेंगे यहाँ पे 1983-84 में स्थापित किया गया था। कब? 1983-84 में ये शोध केंद्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दो और हैं, जैसे कि मैत्री है, मैत्री को स्थापित किया गया था 1989 में, जबकि भारती, ठीक है, भारती को 2012 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये दक्षिण गंगोत्री अभी ये काम करना बंद कर दिया है, ये शायद बर्फ़ से ढक चुका है, तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बाकी मैत्री और भारती फिलहाल सही काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या आप लोग जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कि इसे निर्जन द्वीप भी कहा जाता है? इसे निर्जन द्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ का निवास नहीं है। ठीक है, निर्जन महाद्वीप। ठीक है, इसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप वैज्ञानिकों के खोज के लिए प्रसिद्ध है और अनेक देशों ने अपने यहाँ पे अपनी शोधनशालाएँ स्थापित की हुई हैं। अतः इसे हम लोग विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, या वो उपमा दी जाती है। ठीक है, अच्छा बात करेंगे यदि हम अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी के बारे में, तो उसका नाम जानते हैं आप लोग क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका जो सर्वोच्च जो चोटी है अंटार्कटिका महाद्वीप का, उसका नाम है विन्सन मैसिव। क्या है? विन्सन मैसिव।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, अमेजन है, या फिर मिसिसिपी है? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन इसका सही आंसर है। ठीक है, बात करें हम अमेजन नदी की जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम होता है वो एंडीज पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? एंडीज पर्वत से। ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। सवाल है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश? ध्यान दीजिएगा, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि गन्ना, ठीक है, गन्ना हो गया, और आपका आलू। ठीक है, आलू। ठीक है, और उसके बाद बात करें हम केसर के बारे में। केसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, केसर। इसके बाद बात करें जूट, साथ में इसमें हम चावल की बात कर सकते हैं, चावल। ठीक है, इसके बाद बात कर लें हम लोग रबर, बात कर ले कॉफ़ी का, बात करें लोग प्याज का। ठीक है, इन सभी का जो उत्पादन होता है, जो सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, वो किन राज्यों के द्वारा किया जाता है, तो उसका लिस्ट है आपका। गन्ना और आलू में देखेंगे तो यहाँ पे यूपी सबसे आगे है। ठीक है, केसर में आपका जम्मू कश्मीर आगे है, जबकि जूट और चावल में आपका वेस्ट बंगाल आगे है। रबर में देखेंगे तो केरल आगे है। ठीक है, कॉफ़ी में बात करें तो कर्नाटक आगे है। ठीक है, जबकि प्याज में महाराष्ट्र आगे है। एक ध्यान रखिएगा, आलू का अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। ठीक है, और बाकी बात है चावल का, तो चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में है, जो कि कटक में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर जो गुजरात में है, या फिर नौगांव जो गुजरात में है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ई ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पुराना तेल का जो भंडार जो है वो है आपका डिगबोई। ठीक है, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा डिगबोई। नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी इसमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा चीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है चीन है। ठीक है, चीन नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? आसान सा सवाल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मिस्र में, या उपरोक्त में से अधिक होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्व मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, या दक्षिण पूर्व मानसून से? सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून से। ठीक है, इसके जगह पर अगर लौटता हुआ मानसून होता तो वो भी सही होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, या फिर उत्तर पूर्व मानसून से। ठीक है,
तो उत्तर पूर्व मानसून से भी जब मैप पर देखेंगे तो वो लौटता हुआ मानसून ही उत्तर पूर्व मानसून कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक सवाल इसमें और भी पूछा जाता है कि किस राज्य में जाड़े के मौसम सबसे जाड़े के ऋतु मौसम जो होता है ना, ऋतु में यानी कि जाड़े के मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सिक्किम का, गोवा का या हरियाणा का? जो निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है कि किस राज्य में कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, सबसे कम है, मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर, सिक्किम, गोवा या हरियाणा? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा में देखेंगे कि कुल वन क्षेत्र यहाँ पे सबसे न्यूनतम है। ठीक है, वैसे बात करें और बाकी फैक्ट्स के बारे में, तो बाकी फैक्ट में देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वनों का विस्तार प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम में है। और ऐसे बात करें कि भारत में सर्वाधिक वनों का विस्तार किस राज्य में, तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो सर्वाधिक वन का विस्तार किस केंद्र शासित प्रदेश में है? बात करें हम केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सर्वाधिक वन का विस्तार किस द्वीप में है? सही आंसर होगा इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? आपको उत्तर से दक्षिण लगाना है। ठीक है, अर्थात इस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर में कौन देखने को मिलेगा, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा के नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो महादेव होगा, और उसी के नीचे देखेंगे सबसे सह्याद्री, यानी कह सकते हैं जो वेस्टर्न घाट है उस वाले पर्वत को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसके बाद फिर देखने को मिलेगा आपको महादेव, और इसके बाद फिर मिलेगा सह्याद्री। ठीक है, तो 3, 1, 2 जो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा, फिर महादेव और फिर सह्याद्री। ठीक है, सतपुड़ा से ऊपर फिर है आपका विंध्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार? तो ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्रम से याद रखें 2-4 राज्यों का नाम, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है महाराष्ट्र का, तीसरे नंबर पर है बिहार, चौथे नंबर पर है वेस्ट बंगाल, और 5वें नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों का नाम याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान होगा यहाँ पे, उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये महाराष्ट्र राज्य में इसको स्थापित किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग, सवाल है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है, सादिया से धुबरी तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, या कोटापुरम कोल्लम तक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे इलाहाबाद से हल्दिया, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें NW1 का, ठीक है, तो ये तो आपका इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा। ठीक है, फिर NW2 बात करें तो ये सादिया से धुबरी तक है, से धुबरी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। NW3 के बारे में बात करें तो ये कोल्लम से कोटियम तक है, कोल्लम से
से कोट्टयम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या फिर 6100 किलोमीटर? ध्यान दीजिएगा, भारत की मुख्य भूमि की जो तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कुल बात करें, द्वीपों सहित बात करें हम, तो उसका जो लंबाई है वो होता है 7517 किलोमीटर लगभग में। ठीक है, एग्जैक्ट है आपका 7516.6 कहीं 5 कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी बात करें भारत की स्थल सीमा की लंबाई, तो वो कितना है? स्थल सीमा की जो लंबाई है, स्थल सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी कुल लंबाई जो है तटीय रेखा का वो है 7517 किलोमीटर। तो लगभग में है ये, तो ये हो जाएगा लगभग 22,717 किलोमीटर कुल लंबाई, तटरेखा और स्थलीय सीमा सब मिला करके। चलिए आगे देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल? डिस्कस किया हमने अभी हम लोगों ने कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सही आंसर इसका। परसेंटेज में बात करें तो हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, बाकी सबसे कम अगर देखा जाए हरियाणा में वनों का प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो क्षेत्र सबसे कम है। ठीक है, और लगभग कितना विस्तार है अभी हमारे भारत में, कितने वन में विस्तार है? तो ध्यान रखिएगा, लगभग 25% या फिर 24.62%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लगभग 25% बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? वाराणसी, कराची या इलाहाबाद में? तो ध्यान रखिएगा, पहला डाक टिकट कराची में जारी किया गया था, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1854 से डाक सेवा औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की डैश स्थापना कब की गई? 1841 में, 1851 में या फिर 1941 ईस्वी में? ध्यान दीजिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसका मुख्यालय के बारे में बात करें कि मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पे है? कोलकाता में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, नेक्स्ट है तपोवन। सवाल है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएँ कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में है? तो ध्यान रखिएगा, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएँ जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित हैं, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस परियोजना का निर्माण कौन किया है, कौन कर रहा है? तो एनटीपीसी कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, मतलब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? कोलोरेडो नदी में, कांगो नदी में या नील नदी में? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी में है। ठीक है, कोलोरेडो नदी में है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका यूएसए में है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हैं, आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में या फिर मंगोलिया में है? तो ध्यान दीजिएगा, आटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और ये आटाकामा जो मरुस्थल है वो शुष्क पठार है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील, गोंड या संथाल? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील। भील देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है, बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इनकी जो जनसंख्या थी, आबादी थी, वो था 16,90,890। ठीक है, कितना? 16,90,890 इनकी कुल जनसंख्या थी,
जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है। अच्छा, बात करें भील के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दूसरी जनजाति है संथाल। ठीक है, सॉरी गोंड। ठीक है, और पहली है भील। पहले नंबर पर भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सॉरी, तो अंतिम प्रश्न था। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग कम से कम 1 लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।